नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हमारा वीडियो जो है या हमारा अभी क्या चल रहा है, कृषि विज्ञान। और कृषि विज्ञान में हमारा ये सेकंड पार्ट है कक्षा 11वीं का। और अभी हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन कि कौन से प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए थे, उनके बारे में हम देख रहे हैं। अब जब हमारी आगे की क्लास जब और होगी तो हम क्वेश्चन आंसर भी हल करेंगे। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम। और आज देखेंगे हम, कल हमने वीडियो में दो अध्याय देखे, अध्याय 1 अध्याय 2, और आज हम देखेंगे अध्याय 3। और अध्याय 3 में क्या दिया है, सरल मशीन दिया। सरल मशीन में देखते हैं क्या प्रश्न दिए हुए हैं विकल्प में, और हम एक एक करके उनको ठीक से हल करने वाले हैं, ताकि जो है आपके पेपर में एक भी प्रश्न ना छूटे और आपको नंबर अच्छे मिले। तो चलिए पहले प्रश्न में क्या पूछा है, यांत्रिक लाभ, प्रयास और भार में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इनमें कौन सा संबंध सही है, यानी सूत्र बताना है। यांत्रिक लाभ बराबर, तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, भार बटे प्रयास। अब हमसे दूसरा क्या पूछा है कि स्थिर या अचल घिरनी का उपयोग होता है। स्थिर या अचल घिरनी का उपयोग होता है बल की दिशा बदलने के लिए। किसमें होता है, बल की दिशा बदलने के लिए। तीसरा क्या दिया है, मशीन के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो मशीन के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। किस पर, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। अब हम देखने वाले हैं चौथा प्रश्न, और चौथा प्रश्न में क्या दिया है, सरल मशीन में चौथा प्रश्न में दिया है आदर्श मशीन की दक्षता होती है। आदर्श मशीन की दक्षता होती है 1 से, आदर्श मशीन की दक्षता होती है 1। फिर इसके बाद में क्या दिया है, प्रथम घिरनी तंत्र में n अचलशील घिरनियां हो और घिरनियों का भार नगण्य हो तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होने वाला है, यांत्रिक लाभ बराबर n 2n। क्या होगा, 2n। प्रथम वर्ग के उत्तोलक का एक उदाहरण है। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक का एक उदाहरण है तराजू। तो ये हमने अभी देखे विकल्प। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में यहाँ से एक प्रश्न आया था रिक्त स्थान में, और पूछा क्या था, भार और आयास के अनुपात को क्या कहते हैं। भार और आयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ के नाम से जाना जाता है। अब क्या दिया है, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ खालिस्तान होता है, 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम होता है। फिर इसके बाद में क्या दिया है, आदर्श सरल यंत्र की दक्षता 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। यानी आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है, 1 होती है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब खालिस्तान में होता है। आलंब कहाँ पर होता है, मध्य में। जैसे आप तराजू में देख सकते हो, जहां हम उसको तराजू को पकड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, आलंब। आदर्श मशीन की दक्षता 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है। और प्रश्न कौन सा आया था 2023 में, लीवर खालिस्तान प्रकार के होते हैं। लीवर 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। तो इस तरह से ये प्रश्न यहाँ से आया हुआ था। अब देखते हैं सत। हमें सारे प्रश्नों को ठीक से हल करना है, ताकि जो है हमें एक भी नंबर ना कटे, पूरे सारे नंबर हमको मिलना चाहिए। तो पहले क्या दिया है, मशीन की दक्षता हमेशा 1 से कम होती है। बिल्कुल सही। यांत्रिक लाभ बराबर दक्षता गुणित वेगानुपात होता है। ये भी कैसा है, सही। आदर्श मशीन के लिए यांत्रिक लाभ वेगानुपात के बराबर होता है। ये प्रश्न भी कैसा है, सही।
चलनशील घिरनी का गुटका स्थिर होता है, बिल्कुल गलत। चलनशील घिरनी का गुटका चलनशील होता है। घर्षण रहित तथा भार रहित मशीन को आदर्श मशीन कहते हैं, बिल्कुल सही। ये थी हमारे सत्य असत। अब हम देखने वाले हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में बहुत सिंपल सा हमसे यहाँ पूछा गया है, प्रथम घिरनी तंत्र को कैसे दर्शाते हैं? 2 की घात n से दर्शाते हैं। द्वितीय घिरनी तंत्र को कैसे दर्शाते हैं? 2 की घात n माइनस 1 से दर्शाते हैं। तृतीय घिरनी तंत्र को कैसे दर्शाते हैं? द्वितीय घिरनी तंत्र को जो है किससे दर्शाते हैं? n से दर्शाते। किससे दर्शाते हैं? n से। और तृतीय घिरनी तंत्र को कैसे दर्शाते हैं? 2 की घात n माइनस 1 से दर्शाते हैं। अब स्थिर घिरनी का मान कितना होता है? 1 होता है। और चलनशील घिरनी का मान कितना होता है? 2 होता है। तो इस तरह से ये क्या है? सही जोड़ी है। अब हम देखने वाले हैं एक शब्द में उत्तर। एक शब्द उत्तर से ज्यादा पूछता नहीं है, इसलिए हम अध्याय अब अगला देखेंगे। और अगला अध्याय हमारा क्या है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में हम देखेंगे विकल्प। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में सही संबंध। काफी बार ये प्रश्न आता है और यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में सही संबंध होगा स्मॉल जी बराबर GM/R का स्क्वायर। एक एक करके हम सारे प्रश्न हल करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फिर क्या पूछा है? पृथ्वी के केंद्र पर G का मान होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार 0 होता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं तो G का मान कैसा होता है? G का मान बढ़ता है। फिर क्या दिया है? एक सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। एक सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है लोलक की प्रभावकारी लंबाई के ऊपर। फिर दिया है नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये चारों कथन में सत्य है। G का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में ऐसा कोई प्रश्न तो अभी तक देखा नहीं गया है, फिर भी हम एक बार रिक्त स्थान को जरूर देखेंगे। रिक्त स्थान में क्या पूछा है? पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। अब इसके बाद में क्या पूछा है? भारहीनता का अर्थ द्रव्यमानहीनता खालिस्तान है? नहीं। यहां पर कैसा है? नहीं। यदि R पृथ्वी की त्रिज्या तथा G गुरुत्वीय त्वरण हो तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा? पृथ्वी का द्रव्यमान होगा GR का स्क्वायर बटे G होगा। सेकंड लोलक की प्रभावकारी लंबाई लगभग खालिस्तान मीटर होती है, 4 मीटर होती है। कितनी होती है? 4 मीटर। फिर क्या पूछा है अंतिम प्रश्न हमसे कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल खालिस्तान सेकंड होता है, 2 सेकंड होता है। अब हम देखने वाले हैं सत्य असत्य। सत्य असत्य में क्या दिया हमारे सामने प्रश्न? गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, बिल्कुल गलत, अधिकतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान अनंत होता है, नहीं, पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है। पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल उपस्थित है, हाँ ये प्रश्न सही है। गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि है, जी हाँ, गुरुत्वीय त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होने के कारण हम भारहीनता अनुभव करते हैं, ये प्रश्न भी कैसा है? सत्य है। अब हम देखने वाले हैं सही जोड़ी।
सही जोड़ी में हम देखेंगे सबसे पहले कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। फिर देखेंगे पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जी का मान क्या होता है, पृथ्वी तल से h की ऊंचाई पर जी का मान, ये वाला समीकरण बनेगा। फिर इसके बाद में पृथ्वी तल से h गहराई पर जी का मान क्या होगा, पृथ्वी के तल से हम h गहराई नीचे जाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, ये वाला समीकरण हो जाएगा। जी बराबर जी कोष्टक में 1 - h/r। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक किसे कहते हैं, जी को कहते हैं। फिर देते हैं स्मॉल जी, स्मॉल जी कैसी है, स्मॉल जी एक सदिश राशि है, ये है सही जोड़ी। अब हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर में हमारे सामने पहला प्रश्न है और वो क्या पूछा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण का औसत मान पृथ्वी सतह पर कितना होता है। गुरुत्वीय त्वरण का औसत मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी तल पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है, तो पृथ्वी तल पर सर्वाधिक वस्तुओं का भार कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर होता है। कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। क्या पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल किसी ऊंचाई पर 0 हो सकता है, नहीं। सरल लोलक की गति कैसी होती है, आवर्त गति होती, कैसी होती है, आवर्त गति। फिर इसके बाद में सरल लोलक का आवर्त काल होता है 2 सेकंड होता है, क्या होता है, 2 सेकंड। फिर लास्ट में क्या दिया है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कैसा होता है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार 0 होता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अब हम अध्याय देखेंगे 5 और अध्याय 5 में क्या है, ऊष्मा। तो मेरे विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा इस अध्याय से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक यहाँ से 20 में, 13 में, 18 में, 17 में, 24 में, 25 में बहुत ज़्यादा प्रश्न इस अध्याय से आते हैं, तो हमें इसको ठीक से देखना है। तो सबसे पहले हमें जो है पहला प्रश्न क्या दिया है कि ऊष्मा संचरण की विधि है। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधि होती है, संवहन, चालन और विकिरण के माध्यम से। फिर क्या दिया है, परम शून्य ताप होता है, परम शून्य ताप किसके बराबर होता है, 0 केल्विन के बराबर होता है। फिर क्या पूछा है, ठोसों में ऊष्मा संचरण की विधि है, यानी किसी ठोस में ऊष्मा कैसे चलती है, चालन के माध्यम से चलती है, जैसे लोहा में। ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक है, ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक है कैलोरी। ऊष्मा किससे नापी जाती है, कैलोरी से। ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि है, ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि है विकिरण, जैसे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक इसी माध्यम से आता है। परम पैमाने में 0 सेल्सियस का मान होता है, परम पैमाने में 0 सेल्सियस का मान कितना होता है 273 केल्विन होता है। ऊष्मा का मात्रक है, अभी हमने देखे थे ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक कैलोरी होता है। अब क्या पूछा हमसे, ऊष्मा का मात्रक है, तो ऊष्मा का मात्रक है जूल। ऊष्मा मापी उपकरण बना होता है, ऊष्मा मापी उपकरण, ऊष्मा मापी उपकरण जो है इसमें थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। तापमापी में पारा प्रयुक्त करने का कारण है, तापमापी में जो है पारा का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका कारण हमें बताना है। तो उसका मेन कारण है कि पारे का आयतन प्रसार गुणांक एक समान तथा अधिक है।
कैलोरी मापी बनाए जाते हैं। कैलोरी मापी तांबे के बनाए जाते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम। क्या है? विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम। अब 12वां नंबर विकल्प में हम देखते हैं क्या दिया है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो हमसे पूछा है पानी की विशिष्ट ऊष्मा। पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस होती है। फिर क्या पूछा है? कार के इंजन में लगे पंखे को ठंडा करने के लिए पानी प्रयुक्त करते हैं। क्यों करते हैं पानी का उपयोग? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। फिर क्या पूछा गया है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है किस माध्यम से? विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊर्जा मापक है? ऊर्जा मापने की कौन सी इकाई है? ऊर्जा मापने की इकाई है वेबर प्रति एम्पियर, यानी विद्युत ऊर्जा की बात हो रही है। फिर यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने एक समान होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा होता है। फिर इसके बाद परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप बराबर होता है 0 अंश केल्विन। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान, जो काफी बार पूछे गए। देखो आपको सन भी यहाँ पर मिलेगा। तो अब हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान में क्या पूछा है? एसआई पद्धति में ऊष्मा का मात्रक है। एसआई पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में अधोबिंदु का मान कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट होता है। फिर तीसरा क्या दिया है? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा खालिस्तान। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। कैलोरी खालिस्तान का मात्रक है। कैलोरी जो है ऊष्मा का मात्रक है। कैलोरी किसका मात्रक है? ऊष्मा का। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी। ऊष्मा संचरण की विधि है। ऊष्मा संचरण की क्या विधि है? विकिरण। ऊष्मा संचरण की क्या विधि है? विकिरण। कैलोरी खालिस्तान का मात्रक है। कैलोरी किसका मात्रक है? ऊष्मा का। ऊष्मा को कैसे मापते हैं? कैलोरी से। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का औसत तापमान होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। खालिस्तान ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु होती है। ये थे हमारे रिक्त स्थान। अब हम देखने वाले हैं सत असत में क्या पूछा है। -40 सेल्सियस ताप फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस स्केल पर समान होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सत्य। पारे का हिमांक -39 सेल्सियस एवं क्वथनांक 356 सेल्सियस होता है। बिल्कुल ये भी सही है। केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक ताप संभव नहीं है। केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक ताप संभव नहीं है। सत्य। कैलोरी मापी का उपयोग ताप मापने के लिए किया जाता है। कैलोरी मापी का उपयोग ऊर्जा नापने के लिए किया जाता है। ये कैसा है? गलत। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। बिल्कुल सही, इतनी ऊर्जा होती है। ऊष्मीय विकिरण सरल रेखा में चलता है। बिल्कुल सही। ये है हमारे सत्य असत। अब हम देखने वाले हैं एक शब्द में उत्तर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमारा अगला वीडियो कल आएगा, जो पार्ट 3 रहेंगे, है ना। तो आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।